दृष्टि है इसके ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख ब्रिंगिंग जीएम टू द टेबल तथा जीएम क्रॉप्स विल इम्पैक्ट फूड सिक्योरिटी फियर फार्मर्स लेखों के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के साइंटिफिक खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। जीएम क्रॉप सरसों पर उठते सवाल और खाद्य सुरक्षा। भारत के जीएम फसलों के नियामक एजेंसी ने 12 मई 2017 को पर्यावरण मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में जीन संवर्धित फसल सरसों के वाणिज्यिक इस्तेमाल की सिफारिश की है। जीएम फसलों के मूल्यांकन का काम करने वाली जेनेटिक अप्रेजल कमेटी यानी GEAC ने जीएम सरसों के उपजाने की सहमति तो दे दी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अब पर्यावरण मंत्रालय को इस बारे में अंतिम फैसला करना है। हालांकि जीएम फसलों पर लंबे अरसे से विवाद होता आया है और अभी आई GEAC की सिफारिश ने इसे एक बार फिर से चर्चा के दायरे में ला दिया है। इसलिए सवाल उठता है कि आखिर ये जीएम फसल क्या है और इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। क्या सच में जीएम फसल पर्यावरण, जलवायु और मानव स्वास्थ्य के लिए घातक है, या फिर जीएम फसलों के बिना भारत अपनी खाद्य जरूरतें पूरी नहीं कर सकता? आखिरकार इसका क्या समाधान है? इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढता है यह आलेख। जीएम क्रॉप का सामान्य अर्थ है जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। जीनांतरित या जीएम फसलों को बायोटिक फसलों के नाम से भी जाना जाता है। वॉटसन और क्रिक द्वारा डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि जीवों के डीएनए विशेषताओं में अन्य जीवों के जीनों को लेकर या उसे मिक्सअप कर सुधार किया जा सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा किसी भी जीव या पौधों के जीन को दूसरे पौधों में डालकर एक नई फसल प्रजाति विकसित कर सकते हैं। मतलब यह कि अब 2 अलग अलग प्रजातियों में भी संकरण किया जा रहा है। वैसे प्रकृति में जीनों का जोड़ तोड़ चलता रहता है, इधर के जीन उधर और उधर के उधर। पर प्रकृति में यह बड़ी धीमी प्रक्रिया है। कई हजारों लाखों वर्षों में ये बदलाव आते हैं, क्योंकि प्रकृति पूरी तरह तसल्ली करके ही किसी पौधे या जानवर या सूक्ष्म जीव को पनपने देती है, वरना उसे खत्म कर देती है। लेकिन आज जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से जीनों को एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में डाला जा रहा है। 1982 में तंबाकू के पौधे में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था, जबकि फ्रांस और अमेरिका में 1986 में पहली बार इसका फील्ड ट्रायल हुआ था। 1996 से लेकर 2015 के दौरान पूरी दुनिया में जीएम फसलों की खेती में इजाफा हुआ है। बीटी कॉटन को सन 2002 में कानूनी रूप से मान्यता मिली। भारत में यह पहली जीनांतरित व्यावसायिक फसल थी। WHO के मुताबिक जीएम ऑर्गेनिज्म पौधे, जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डीएनए को इस तरह बदला जाता है जैसे प्राकृतिक तरीके से होने वाली प्रजनन प्रक्रिया में नहीं होता। जीएम टेक्नोलॉजी को इन नामों से भी जाना जाता है: जीन टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। सरल भाषा में जीएम टेक्नोलॉजी के तहत एक प्राणी या वनस्पति के जीन को निकालकर दूसरे असंबंधित प्राणी या वनस्पति में डाला जाता है। इसके तहत हाइब्रिड बनाने के लिए किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नपुंसकता पैदा की जाती है। जैसे जीएम सरसों को प्रवर्धित करने के लिए सरसों के फूल में होने वाले स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए नर नपुंसकता पैदा की जाती है। फिर हवा, तितलियों, मधुमक्खियों और कीड़ों के जरिए परागण होने से एक हाइब्रिड तैयार होता है। इसी तरह बीटी बैगन में प्रतिरोधकता के लिए जहरीला जीन डाला जाता है ताकि बैगन पर हमला करने वाला कीड़ा मर सके। वैज्ञानिकों का दावा है कि जीएम फसलों की उत्पादकता और प्रतिरोधकता अधिक होती है। इन तकनीकों के जरिए सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने वाली नस्लें तैयार की जा सकती हैं। बीटी बैंगन के मामले में कीड़े से अप्रभावित रहने वाली फसल और जीएम सरसों के मामले में कीटनाशक को सहने वाली हर्बिसाइड रेसिस्टेंस फसल उगाने का दावा किया जा रहा है। दुनिया के अनेक देशों में जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत अभिनव प्रयोग हो रहे हैं। जैसे जर्मनी में मकड़ी के जीन को बकरी के जीन में डालकर बकरी के दूध को गाढ़ा और रेशेदार बनाने की कोशिश हो रही है। वहां वैज्ञानिक इस विधि से दूध से यार्न निकालकर रेशमी कपड़ा बनाने की कोशिश में हैं। दूसरी तरफ चीन में जुगनू के जीन को पौधे में डालकर कोशिश की जा रही है कि फसल रात को जगमगा सके ताकि कीड़ों का हमला कम हो। वैसे तो आज दुनिया के 28 देशों में किसी न किसी स्तर पर जीएम फसल उगाई जा रही है या उगाने की तैयारी है, लेकिन इसकी अधिक पैदावार केवल 6 देशों में हो रही है। ये 6 देश हैं: अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, चीन, भारत
और अर्जेंटीना। दुनिया में कुल 18 करोड़ हेक्टेयर में इसकी खेती हो रही है और उसमें 92% हिस्सा इन 6 देशों की कृषि भूमि का ही है। इसमें अमेरिका का हिस्सा 40%, ब्राजील का हिस्सा 25%, जबकि बाकी 27% में भारत, चीन, कनाडा और अर्जेंटीना की कृषि भूमि है जहां जीएम पैदावार हो रही है। दुनिया में जितनी भी जीएम फसल पैदा हो रही है उसमें सोयाबीन, मक्का, कपास, कैनोला या सरसों का हिस्सा 99% है। यानी यही 4 मुख्य फसलें हैं जो जीएम फसलों के तहत दुनिया में उगाई जा रही हैं। बाकी 1% में आलू, पपीता, बैगन जैसी फसलें हैं जिन्हें कुछ देश उगा रहे हैं। जहां वैज्ञानिक उत्पादकता, प्रतिरोधकता का तर्क दे रहे हैं, वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि जीएम फसलों का स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा। इस पर विस्तृत और पूरा अध्ययन नहीं किया गया है। हालांकि WHO की वेबसाइट बताती है कि दुनिया के जिन देशों में जीएम फसलें उगाई जा रही हैं, वहां की मानक एजेंसियों ने कहा है कि ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं कि इन फसलों का स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव पड़ रहा हो। विवाद जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी को लेकर भी है। सामाजिक संगठनों का कहना है कि इस बारे में अध्ययन किए जाने की जरूरत है कि हमारे देश की जैव विविधता पर जीएम फसलों से बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। जीएम फसलों को लेकर आर्थिक पहलू काफी अहम और विवाद खड़े करने वाले हैं। अमेरिका का जीएम फसलों के उत्पादन में बड़ा हिस्सा है और इसलिए वो चाहता है कि वैश्विक बाजार में जीएम को लेकर अधिक से अधिक स्वीकार्यता और सहमति बने। यह महत्वपूर्ण है कि अमेरिका ही नहीं बल्कि जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे देशों की कंपनियां इसमें पेटेंट अधिकारों को लेकर बड़ी मुहिम चला रही हैं। यह बेहद दिलचस्प है कि जर्मनी और स्विट्जरलैंड की सरकारों ने अपने देश में जीएम फूड पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन इन देशों की कंपनियां पूरे विश्व बाजार में जीएम के माध्यम से एक अधिकार तलाश रही हैं। जीएम फसलों के खिलाफ लड़ रही कविता कुरुंगटी का कहना है कि जीएम तकनीक के माध्यम से जितनी आसानी से कंपनियों को पेटेंट मिलता है वो शायद दूसरी तकनीकों में नहीं मिल पाता। मिसाल के तौर पर प्रकृति में सरसों के पौधे में 85,000 से अधिक जीन मौजूद होते हैं और जीएम तकनीक के तहत सिर्फ 2 या 3 जीन बाहर से डालकर आप उस पूरी प्रजाति पर पेटेंट का दावा कर सकते हैं। इस तरह से मिलने वाले पेटेंट के बाद बाजार में इन बड़ी कंपनियों के एक अधिकार का खतरा है। जहां तक भारत में जीएम फसलों के पक्ष विपक्ष का सवाल है तो GEAC ने अपनी सब कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जीएम सरसों के पक्ष में कहा है कि जीएम सरसों फसल पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल होगी, इसमें पैदावार अधिक होगा, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होगी, इस फसल में कम से कम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होगा तथा इससे भविष्य में खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी समस्याओं से निपटा जा सकेगा। बताते चलें कि जीएम सरसों की वैरायटी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट यानी CGMPC ने विकसित किया है। लगे हाथों यह भी जानने की जरूरत है कि जेनेटिक अप्रेजल कमेटी यानी JEAC पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया एक निकाय है। यह खतरनाक सूक्ष्म जीवों और पुनः संयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग करने वाले गतिविधियों का मूल्यांकन करने वाली संस्था है। इसी की सहमति के आधार पर मंत्रालय इस प्रकार के फसलों के आम उपयोग की अनुमति प्रदान करती है। यह समिति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित की गई है। इस तरह JEAC द्वारा जीएम सरसों के व्यावसायिक इस्तेमाल को सहमति देने के बाद फिर से इसे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इसके विपक्ष में उनका तर्क इस प्रकार है। भारत में बीटी कपास के उत्पादन का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। भारत में सन 2002 में 55,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। इन किसानों ने जीएम कपास उगाई थी। फसल रोपने के 4 महीने बाद कपास का बढ़ना बंद हो गया था। इसकी पत्तियां झड़ने लगी थीं। इसका परिणाम फसल के खराब होने के रूप में सामने आया था। आंध्र प्रदेश में अकेले 80% कपास की फसल बर्बाद हो गई थी। इसलिए जीएम फसलों का विरोध किया जाना चाहिए। विरोध का दूसरा कारण यह है कि इससे बीजों की आत्मनिर्भरता खत्म हो जाने का जोखिम है। इससे बीजों का अधिकार समाज और किसान के हाथ से निकलकर कंपनियों के पास चला जाता है। इनका प्रचलन धीरे धीरे हमारे अपने बीजों को सहेजने, परखने और बुआई करने के सदियों पुराने देशज ज्ञान को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता है। ये बीज किसानों के सामने विकल्पहीनता पैदा कर उन्हें कंपनियों पर निर्भर बनाते हैं। एक खतरा यह भी है कि जीएम तकनीक के इस्तेमाल से मधुमक्खियों की संख्या घटने लगती है। जिन क्षेत्रों में बीटी कॉटन का उपयोग हुआ वहां से मधुमक्खियां गायब हो गईं।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन जीएम वॉच द्वारा प्रकाशित एक शोध पत्र में कहा गया है कि जीएम फसलों को कीटरोधी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ग्लाइफोसेट मधुमक्खियों के लिए घातक हैं। मधुमक्खियां केवल शहद उत्पादन में ही नहीं बल्कि दूसरी फसलों के परागण में भी भूमिका निभाती हैं। इनके गायब होने से अन्य फसलों का उत्पादन भी प्रभावित होगा। जीएम बैगन को भी जेईएसी ने 2009 में अनुमति प्रदान की थी, लेकिन इससे कई स्वास्थ्य चिंताएं उभर कर सामने आईं, जैसे खुजली होना, कैंसर की संभावना में वृद्धि इत्यादि। तो फिर सरसों तो बैगन से कहीं ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। यह साग सब्जी के साथ साथ तेल के रूप में भी खाया जाता है। इसे बालों पर और शरीर में भी लगाया जाता है। इसे मवेशी भी खाते हैं। इसलिए जीएम सरसों से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताएं उभर सकती हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस तरह जीएम फसलों को लेकर अनेक तर्क वितर्क किए जाते हैं। यह बात सच है कि जीएम फसलों को लेकर कई गंभीर चिंताएं हैं, लेकिन दुनिया की बढ़ती आबादी की खाद्य पोषकता को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शहरीकरण के कारण खेती योग्य भूमि समाप्त होती जा रही है और जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक आबादी के मामले में हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे और हमें 1.5 अरब लोगों के पेट भरने का प्रबंध करना होगा। ऐसी स्थिति में कोई न कोई उपज बढ़ोतरी तकनीक का विकास करना ही होगा। तो क्या भूख से मरने के बजाय जीएम फसल के रोग से मरना बेहतर होगा? इस संदर्भ में जैविक खेती के साथ साथ एक सर्वमान्य और बेहतर परीक्षण तकनीक अपनाने की जरूरत है। दरअसल जीएम फसल को लेकर चल रही बहस के बीच यह कहना बड़ा कठिन है कि आखिर लकीर कहाँ खींची जाए, लेकिन एक महत्वपूर्ण हल सुझाया जा सकता है कि पैकेजिंग कानूनों को मजबूत किया जाए और उन्हें सख्ती से लागू किया जाए। यानी जीएम फूड को बेचते वक्त पैकेट पर लगे लेबल पर सभी जानकारियां साफ साफ लिखी हों। इससे लोगों को पता चल सकेगा कि वो क्या खा रहे हैं। इस तरह जिन लोगों को जीएम फूड से दूर रहना हो वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहरहाल भारत में जीएम सरसों के इस्तेमाल को लेकर मंत्रालय का अंतिम फैसला गहन विचार विमर्श के बाद आए वही ज्यादा बेहतर होगा। आइए अब जल्दी से नोट कीजिए आज के आर्टिकल से जुड़ा हुआ सवाल है, जीएम फसल क्या है बताएं। इसके इस्तेमाल को लेकर हो रही चिंताओं का वर्णन करते हुए इस बात का परीक्षण कीजिए कि क्या यह खाद्य पोषकता के लिए आवश्यक है।